नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। आज का सबसे बड़ा सवाल और इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे कि आखिरकार जो हादसा हुआ दिल्ली में कोचिंग सेंटर में, उसका जिम्मेदार कौन है। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर इलाके में एक कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भरने से 2 छात्राओं समेत सिविल सेवा की तैयारी कर रहे 3 अभ्यर्थियों की जान चली गई। इस मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग ने आम आदमी पार्टी के विधायक दुर्गेश पाठक को तलब किया है। आयोग ने एक पोस्ट में कहा है कि उसने राजेंद्र नगर इलाके में स्थित कोचिंग सेंटर की घटना पर संज्ञान लिया है, जिसमें 3 अभ्यर्थियों की मौत हो गई। कोचिंग सेंटर में लापरवाही से 3 छात्रों की मौत के मामले में दिल्ली पुलिस ने 5 और लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। अब कुल संख्या 7 हो गई है। केजरीवाल के खिलाफ सीबीआई ने राइस एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट भी फाइल कर दी है। उधर इस मामले को लेकर प्रदेश बीजेपी आप कार्यालय के बाहर प्रदर्शन करेगी। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने साफ इल्जाम लगाते हुए कहा है कि यह हादसा नहीं, हत्या है और हत्या की जिम्मेदारी भ्रष्टाचारी आम आदमी पार्टी के नेता हैं। वीरेंद्र सचदेवा ने कहा है कि नालों की सफाई की जिम्मेदारी आम आदमी पार्टी की थी। हम पिछले 1 महीने से चिल्ला चिल्ला कर सफाई को लेकर कह रहे हैं। दिल्ली की जनता राजेंद्र नगर विधायक को पिछले 10 दिन से नाले की सफाई को लेकर कह रही है, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया। उन्होंने आगे कहा कि दिल्ली के लोग राजेंद्र नगर विधायक दुर्गेश पाठक के व्हाट्सएप पर बार बार शिकायत कर रहे थे, नाले की सफाई की मांग कर रहे थे, उनका वीडियो भी भेज रहे थे, लेकिन आपके नेता यहां बेशर्मी से खड़े हैं। वहीं सांसद बांसुरी स्वराज का भी यह कहना है कि हफ्ते भर से भी ज्यादा से जनता विधायक दुर्गेश पाठक से नाली की सफाई की मांग कर रही थी, लेकिन उन्होंने जनता की नहीं सुनी। अभी भी 2.5 फीट से ज्यादा पानी जमा हुआ है। यहां पानी जाकर बेसमेंट में भरा है। सबसे बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि इस हादसे का जिम्मेदार कौन है। बच्चों की मौत का जिम्मेदार आखिर कौन है। प्रशासन भी आंख मूंद कर बैठा हुआ है। शनिवार देर शाम की यह घटना है जिसने पूरे दिल्ली और उसके आसपास इलाके को झकझोर कर रख दिया। ओल्ड राजेंद्र नगर, जो आईएएस कोचिंग हब के रूप में जाना जाता है, वहां राउस स्टडी सर्कल नामक कोचिंग इंस्टीट्यूट के बेसमेंट में पानी घुस गया और उसके चलते वहां पर मौजूद 3 छात्र छात्राओं की जिंदगी खत्म हो गई। उन्हें निकलने तक का मौका नहीं मिला। सोचिए कितनी बड़ी त्रासदी है ये। जो बच्चे वहां पढ़ाई कर रहे थे, उन्हें कुछ भी नहीं पता है कि बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है। बस एकांत से लाइब्रेरी में बैठकर पठन पाठन कर रहे थे। अचानक से पानी वहां घुसता है और इतनी तेजी से घुसता है कि कुछ पता भी नहीं चल पाता, मौका भी नहीं मिलता है उन्हें बाहर निकलने के लिए, और वहीं उनकी जिंदगी जलमग्न हो जाती है। और हमारे साथ इस वक्त आलोक वत्स जी जुड़ गए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। थोड़ी देर में राजू मौर्य साहब आम आदमी पार्टी के तरफ से भी जुड़ेंगे। सबसे पहले आलोक साहब आप ही के पास आते हैं कि यह जो हादसा हुआ है, फौरी तौर पर कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी या आपने मन बना लिया है कि इसके पीछे एमसीडी जो जिम्मेदार है उसको कटघरे में खड़ा करना है और इसका निराकरण निकालना है। आखिर स्ट्रैटेजी क्या है? जिंदगी तो बच्चों की चली गई है, वापस नहीं आएगी, लेकिन आखिर आगे इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो, इसके लिए बतौर विपक्ष आप क्या करेंगे? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि ये सारा हादसा जो हुआ है ये मिली भगत है अधिकारियों की और जो भी इस तरीके की कोचिंग इंस्टीट्यूट या कोई भी गतिविधियां चला रहे हैं उसके मालिक के बीच की, या कहीं कहीं पर हो सकता है वहां का लोकल पार्षद या एमएलए ने इस बात के लिए एमसीडी को प्रेशराइज किया हो कि मेरा बंदा है, इसको छोड़ दो। बगैर मिली भगत के ये हो नहीं सकता। लेकिन सर ये तो हो गया है और 3 जिंदगियां भी चली गई हैं। ओल्ड राजेंद्र नगर, पटेल नगर, ये सब वैसे इलाके हैं जहां पे कई कोचिंग सेंटर्स चलते हैं। हजारों की संख्या में छात्र वहां अपने बेहतर भविष्य के लिए पढ़ाई करते हैं। आगे का रोड मैप बतौर विपक्ष क्या रहेगा? क्या चीजों को सुचारू करने के लिए आप सड़क पर संघर्ष करेंगे? कुणाल है आपका नाम? जी।
कुणाल जी, ये सिर्फ दिल्ली की बात नहीं है। अगर सच्चाई जानना चाहते हैं तो जिस तरीके से नीट एग्जाम के पर्चे सारे हिंदुस्तान के हर राज्य में उनके फैलाव हो गया था, इसी तरीके से इस तरीके की कवायद पूरे हिंदुस्तान के हर शहर में हो रहा है। वहाँ के अधिकारी या तो लोकल नेता के प्रेशर में नहीं कार्रवाई करते हैं या फिर पैसे लेकर मकान मालिक से या इंस्टीट्यूट मालिक से मिलीभगत करके उनको अलाउ करते हैं। अगर दिल्ली में अब ये अभियान चला है, अगर ये साफ गोई से अभियान चलेगा तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ 2 से 2.5 लाख बेसमेंट सील हो जाएंगी पूरे दिल्ली के अंदर। यहाँ इस तरीके की मैं कहूँगा गैर कानूनी गतिविधियां चल रही हैं। बहुत से जगह हैं यहाँ पर पानी का डर नहीं है, लेकिन अगर वहाँ फायर लग गया तो वहाँ फायर फाइटिंग सिस्टम का कोई नामो निशान नहीं है। झुलस के बच्चे मर जाएंगे या जो भी वहाँ काम कर रहे होंगे, दूसरे कोई गतिविधि कर रहे होंगे, उनके लोग झुलस के मर जाएंगे क्योंकि वहाँ फायर फाइटिंग नहीं है। और ये सारा एमसीडी के मिली भगत से, उनके अधिकारियों के मिली भगत से ये सारी गतिविधियां हो रही। तो हम तो छोड़ेंगे नहीं, हम तो जब तक ये सारे अवैध जगह सील नहीं हो जाएंगी, हम सतत इसके लिए आंदोलन नहीं, बिल्कुल आप लगेंगे सर, लेकिन ये एक दिन में होने वाली घटना तो नहीं है। यदि ये एक ट्रेंड था तो ये ट्रेंड सालों से था, क्योंकि ये कोचिंग इंस्टीट्यूट सालों से वहां ऑपरेट कर रहे हैं। आप भी तो 15 साल एमसीडी में रहे हैं सर, आपने आगे का रास्ता क्यों नहीं ठीक किया? टेलीविजन डिबेट पर उसको नहीं मालूम होगा कि को डिबेट किया। हेलो जी, सुन पा रहे हैं सर आप हमें? हाँ। सर, जब आप पहले एमसीडी में हुआ करते थे तब क्या आपने इन तरह की घटनाओं का संज्ञान लिया था? अगर लेते सर तो आज तो ये नौबत शायद नहीं आ पाती। नहीं, इस हमाम में सब नंगे हैं, सबके रेजिम में ये काम हुआ है। तो सर, कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी की आप बात कर रहे हैं और अपने आप के ऊपर जो लगे आरोप है उसको भी आप किनारे नहीं कर रहे। चलिए, ये साफ गोई अच्छी लगी मुझे कि कुछ गलतियां त्रुटियां आपसे भी हुई, लेकिन अब वक्त आ गया है कि कलेक्टिवली आप काम गलतियां होंगी जी। तो क्या सर मिल के चीजों को ठीक करेंगे या? बिल्कुल। हाँ, तो कैसे स्ट्रेटेजी रहेगी आपकी? या विरोध करेंगे या मिल बैठकर बैठेंगे, चिन्हित करेंगे? जब ये अभी उस पर सीलिंग करना चालू कर देंगे जी, अपने आप कार्रवाई चालू हो जाएगी। एमसीडी की मेयर शैली ओबराय ने कार्रवाई करने की बात कही है और जो भी इस तरह के गैर कानूनी कार्य चल रहे हैं उनको सील करने की बात कही है। कार्रवाई भी सर शुरू हो गई, आप संतुष्ट हैं इससे? हाँ जी, मैं कह रहा हूँ अब थोड़ी देर से जागी है, लेकिन चलिए जब जागे तब सवेरा। अब ये कार्रवाई करके सील करें सारी जगहों को और इस तरीके की अवैध गतिविधियों को रोके, इसी में इनकी भलाई है। सर, एक सवाल और बनता है सर, और बहुत जरूरी है पूछना। ये जो कोचिंग संस्थान है सर, यहाँ से जब बच्चे पास आउट होते हैं, यूपीएससी में उनका सिलेक्शन हो जाता है, आईएएस आईपीएस बनते हैं, सिस्टम में आ जाते हैं, यहीं से निकले हुए छात्र हैं सर, उनकी भी जिम्मेदारी आप नहीं देखते हैं क्या? बतौर सीनियर नौकरशाह जो वहीं से पढ़ के निकले हैं, आखिर उनको भी तो आंखें खोलनी चाहिए। हर कुछ नेता और पार्टी तो नहीं करेगी सर, वो भी तो बेहतर ओहदे पे बैठे हैं। देखिए, वो लोग अगर किए होते तो बहुत से आईएएस आईपीएस ऑफिसर जो इन सब इंस्टीट्यूट से निकले हैं जी, वो कम से कम एक चिट्ठी तो सत्ता को जरूर लिख सकते थे कि भैया यहाँ ये अवैध गतिविधि चल रही है तो बंद कराइए। लेकिन वो लोग अपना पास आउट किए, जहाँ कहीं भी अगर हो गई नौकरी, जहाँ कहीं भी पोस्टिंग हुई वहां चले गए, भूल गए कि क्या हुआ है। मतलब सर, यूपीएससी की सेंसिटाइजेशन जो व्यवस्था है, ग्रूम करते हैं जो फ्यूचर नौकरशाह को, उसके ऊपर भी आप देखते हैं, क्योंकि एक कॉमन सेंस वाली बात है कि जहां से वो पढ़े हैं, कुछ जूनियर्स वहीं से उनको ज्वाइन करेंगे। अरे जहां से आप पढ़े पहले वहां से तो आप चीजों को ठीक करना शुरू कीजिए, तब तो जिले को संभालिएगा। अगर कर रहे होते तो इतने वर्षों तक ये अवैध गतिविधियां थोड़ी चल रही होती।
तब तो सर इस तरह से यदि देखा जाए, जब नौकरशाह, नेता, अभिनेता सबकी एक ही प्रवृत्ति है, तो हमारा देश तो सर भगवान मालिक ही है फिर। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अभी सब कुछ भगवान भरोसे चल रहा है। तो फिर जनता से सर, जनता से जो इतना टैक्स लिया जा रहा है उसको भी माफ कर देना चाहिए, सब कुछ भगवान भरोसे ही चले। फिर अगर भगवान भरोसे नहीं चल रहा होता, जो आपके सामने हुआ है क्या वो होता? अगर वहाँ एक और गेट होता, आपको पता है बायलॉज के हिसाब से किसी भी बिल्डिंग में जहाँ पर कोई कमर्शियल एक्टिविटी हो रही हो, वहाँ एक इनलेट और एक आउटलेट होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए सर, बायलॉज में इसका प्रावधान है। लेकिन यहाँ पर एक ही इनलेट था। अगर आउटलेट होता तो कुछ रास्ते भाग जाते लोग। लेकिन सर एक और पेच भी इस पूरे मामले में फंसा है, आपका ध्यान उसके ऊपर आकृष्ट करना चाहूंगा मैं। सर जिस जगह दिखाया जा रहा था कि बेसमेंट का यूज वहां पर पार्किंग और स्टोर के लिए किया जा रहा था, कागजों पर तो ऐसा ही अंकित था, लेकिन हकीकत में वहां लाइब्रेरी चल रही थी। अब सर इस कागज पे हस्ताक्षर कौन करता है? बाबू करते हैं, उसके ऊपर अधिकारी करते हैं। सर यदि आप देखेंगे तो इसमें नीचे से लेके ऊपर तक सब फंसे हुए हैं। सही बात है, ये बेसमेंट किसी भी ऐसी गतिविधि के लिए अलाउड नहीं है जहां पर मैन पावर इन्वॉल्व हो। यह सिर्फ स्टोरेज के लिए या किसी ऐसे कार्य के लिए जिसमें मैन पावर ज्यादा इन्वॉल्व नहीं हो। और सबसे बड़ी बात, इसको कंप्लीशन सर्टिफिकेट जिसने दिया वो दोषी है, क्योंकि इसमें एक इनलेट एक आउटलेट नहीं था, उसका प्रावधान नहीं था। फिर जिसने यहाँ पर कमर्शियल एक्टिविटी करने के लिए परमिशन दिया वो दोषी। बहुत सारी चीजें हैं सर, अब दोष निकालने लगेंगे तो वही तो मैंने कहा, नीचे से लेके ऊपर तक सब निकलेंगे। यही सारी चीजें हैं जो दोष सिद्ध करती हैं। चलिए, दुर्घटना तो हो गई है। हम आपको बता दें कि इस वक्त हमारे साथ राजू मौर्य जी भी जुड़ गए हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता है। स्वागत है राजू जी आपका। लेकिन इस दुर्घटना के बाद नींद खुलने से फायदा क्या? यदि यही सारी चीजें दुर्घटना होने के पहले देख ली जाती, दुरुस्त कर ली जाती, तो शायद आज हम ये चर्चा ही नहीं कर रहे होते। जी बिल्कुल, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। और कहीं ना कहीं देखिए कि ये जो चाहे कोचिंग सेंटर्स हों, इंस्टीट्यूशंस हों, ये लोग नियमों में कोताहल बरतते हैं, लापरवाही बरतते हैं, और इन लोगों की लापरवाही से ही कई बार हादसे हो जाते हैं। और भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो उसके लिए तो निश्चित तौर पर एक सख्त कदम उठाने ही होंगे। लेकिन जब भी कभी इस तरह की घटना होती है तो उसके बाद निश्चित तौर पर कार्रवाई होती है, तमाम चीजें होती हैं, लेकिन फिर कुछ समय बाद ये लोग जो हैं फिर कहीं ना कहीं नियमों को ताक पे रख करके चोरी छुपे अपने ऐसी जगहों पर, जैसे लाइब्रेरी का मैटर है या क्लासेस हैं, ऐसी जगह संचालित करने लगते हैं जहां पर हादसा होने की संभावनाएं बहुत होती हैं। तो ये इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। नहीं, बिल्कुल निंदा जितनी की जाए कम है सर। ऑफिसर्स की अकाउंटेबिलिटी आप तय करेंगे, ऑफिसर्स की अकाउंटेबिलिटी, क्योंकि कागज में यह दिख रहा था कि वहां पर पार्किंग और स्टोर है, लेकिन वहां लाइब्रेरी चल रही थी। जो ऑफिसर्स ने इन कागज पर साइन किया है सर, जिसके चलते एमसीडी के ऊपर भी उंगली उठ रही है, काम तो नीचे से ही होता है, उन ऑफिसर्स को भी तो चिन्हित करने का काम क्या आप करेंगे? नहीं, बिल्कुल इस मामले से रिलेटेड जो भी व्यक्ति होगा, जो अधिकारी होगा और दोषी होगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी ही होगी। लेकिन भविष्य में भी इसका ध्यान रखा जाएगा कि कहीं इस तरीके की लापरवाही ना हो। और चाहिए देखिए, शासन हो चाहे प्रशासन हो चाहे कोई भी लोग हो, तो वो निश्चित तौर पे उनका प्रयास ही रहता है कि इस तरीके की घटनाएं ना हो। लेकिन कहीं ना कहीं अगर ऐसे चलाए जा रहे हैं लाइब्रेरी या कहीं पर क्लास या कहीं पर भी इस तरीके का काम हो रहा है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और निश्चित तौर पर इसका अभियान भी चलाया जाएगा। जी सर, ये भी एक बात सामने आ रही है कि जब रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था तब एनडीआरएफ, पुलिस, ये सब मौके पर तकरीबन 2 घंटे की देरी से पहुंची। क्या ये अगर जल्दी पहुंच जाती तो कुछ राहत की बात हो सकती थी, जिंदगियों को बचाया जा सकता था? आपका टेक? देखिए, बिल्कुल कई बार क्या होता है कि जो है लापरवाही हो जाती है, कई बार जो है सही कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है,
कई सारी दिक्कतें होती हैं। अब हम ऐसे नहीं कह सकते कि एनडीआरएफ की लापरवाही से यह हादसा हो गया या जान बचाई जा सकती है। नहीं, प्रॉम्प्टनेस सर, प्रॉम्प्टनेस। कितनी जगह ऐसा आप देख सकते हैं कि यही प्रशासन के लोग होते हैं, यही एनडीआरएफ होता है, हमारे तमाम सेना के साथी होते हैं जो बड़े बड़े रेस्क्यू में जो लोगों की जानें बचाते हैं। अब वो किस वजह से देरी हुई, क्या कारण है, ये भी एक जांच का विषय है कि आखिर इतनी देरी क्यों हुई, क्यों इतने घंटों की देरी के कारण, लापरवाही के कारण जो है ये रेस्क्यू में जो है देरी हो पाई या लेट हो गया। लेकिन कहीं ना कहीं उस बच्ची की जान तो चली गई। ये एक बहुत बड़ी बात है कि गलती किसी की भी हो, लेकिन उस गलती की वजह से उस बच्ची की जान चली गई, और जो भी दोषी है, जिसकी लापरवाही या जिनकी गलतियों की वजह से ऐसा हुआ, उनको सजा मिलनी बहुत जरूरी है और वो उसको सजा हम लोग दिला के देंगे। जी सर, आपके पास कोई टाइमलाइन वगैरह है? क्योंकि जांच होगी, जांच के नाम पर खाना पूर्ति होगी, मामला दब जाएगा, नए मामले की पुनरावृत्ति भगवान न करे हो, लेकिन उसके बाद जागेंगे हम। देखिए, ऐसे कई मामले, मैं शुरुआत में भी बोला कि कई मामले ऐसे हुए, चाहे वो कोटा में कितने मामले सामने आए इस तरीके की। एक बार इंस्टीट्यूशन में आग लग गई थी, कितने सारे बच्चों के साथ दुर्घटना घट गई थी, कितने बच्चों ने छलांग लगा ली थी। और उसके बाद आप देखिए कि ये एक नियम बनाया गया था कि वहां पर एंट्री और एग्जिट 2 पॉइंट्स होने चाहिए हर इंस्टीट्यूट के अंदर। लेकिन कहीं ना कहीं आज अगर आप देखेंगे तो वो उस घटना के बाद तो बहुत तेजी दिखाई गई, चाहे वो किसी की भी सरकार रही हो, किसी प्रदेश में भी रही हो। लेकिन आज फिर वैसे ही वही हाल है, कहीं ना कहीं फिर लापरवाहियां हो रही हैं। कहीं सरकारी संस्थानों में लापरवाही होती दिखाई देती है तो कहीं प्राइवेट संस्थानों में। सर, दुर्भाग्य तो यह भी है सर कि जो कोचिंग संस्थान इतनी मोटी मोटी फीस वसूल रहे हैं बच्चे से, एक अदना सा गार्ड भी नहीं था सर उस गेट पर। यदि गार्ड वहां पर मुस्तैद रहता, उसे पता रहता कि बेसमेंट में बच्चे पढ़ रहे हैं, फौरी तौर पर कार्रवाई होती, ये बात ही नहीं होती सर। एक गार्ड भी नहीं था। कोचिंग संचालक क्या सिर्फ पैसे ऐंठने और बच्चों के भविष्य के साथ खेलने के लिए ही बैठे हैं? देखिए, जो ये बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जो तमाम तरीके की परीक्षाओं की तैयारियां करवाते हैं, कहीं पर आईएएस, कहीं आईपीएस, तमाम तरीके की कोर्सेज को संचालित करते हैं, तो निश्चित तौर पर जो इतने बड़े स्तर पर इतनी मोटी फीसेज लेते हैं तो उनके लिए मानक बनना भी जरूरी है। अगर मानक नहीं होंगे तो इस धड़ल्ले से वो लोग मोटी फीस तो रकम वसूलते रहेंगे, लेकिन वहां पर जो सावधानी के लिए और सुविधा के लिए जो चीजें होनी चाहिए वो नहीं होती है। ये अपने आप में बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि वहां पर एक सिक्योरिटी गार्ड नहीं है। जहां हमारी बच्चियां पढ़ती हैं, बच्चे पढ़ते हैं, और भी कोई हादसा कर सकता है। सर, विपक्ष आपको लगातार घेरने की कोशिश कर रहा है, ऐसे में वक्त है अभी सहयोग करने का एक दूसरे का। आप विपक्ष को क्या संदेश देना चाहेंगे और उससे क्या उम्मीद रखते हैं, ये भी हमारे दर्शकों को बताएं। तो देखिए, हम विपक्ष से ये उम्मीद करते हैं कि ठीक है, आप विषय को उठा रहे हैं, ऐसे विषय उठाना अच्छी बात है और इस पे दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करना भी बिल्कुल जायज है, लेकिन हमें अवेयर होना होगा। आप समझिए, ये एक ऐसी समस्या है जिसके लिए समाज में लोगों का अवेयर होना जरूरी है। अगर हम अपने बच्चों को बताएंगे, अवेयर करेंगे कि बेटा अगर कहीं इस तरीके की चीजें हैं जहां आपको लगता है कि आप सेफ नहीं हैं, यहाँ या कहीं ऐसा है कि इलीगल तरीके से, जैसे बेसमेंट के अंदर लाइब्रेरी की बात सामने आ रही है, तो बच्चों को भी हमें अवेयर करना पड़ेगा और हम लोगों को भी अपनी आंखें खोलनी होगी। अगर हमें कहीं दिखाई देता है तो उसकी कंप्लेंट करनी चाहिए, ताकि भविष्य में ऐसी जो है गलतियां ना हो, और प्रशासन को भी, यानी कि जो भी लोग इस विभाग से संबंधित लोग हैं उनको भी मुस्तैदी दिखानी चाहिए, समय पर निरीक्षण करना चाहिए, छापेमारी करनी चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि ये जो घटना ये घटी है, तमाम कई और भी ऐसे इंस्टीट्यूट चल रहे हो जहां पर ऐसी घटनाएं घट नहीं। ठीक है सर, करना तो अब बहुत कुछ होगा सर, क्योंकि घटना तो घट चुकी है और दिल्ली देश की राजधानी है। आलोक साहब, सत्ता पक्ष के गलियारे से आवाज आ रही है, आप संतुष्ट हैं? सहयोग करेंगे? आपके सहयोगात्मक रवैये की बात हो रही है। देखिए, हर चीज पर कुणाल जी राजनीति नहीं होनी चाहिए। जी बिल्कुल, ये बच्चों के भविष्य का सवाल है। गलती तो हुई है और गलती इनके अधिकारी से हुई है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैंने कहा ना, दिल्ली हाईलाइट हो गया है, जो पकड़ा गया वो चोर, दिल्ली में हादसा हो गया है, लेकिन ये गतिविधि पूरे हिंदुस्तान में चल रही है। सर, टोकूंगा आपको, विपक्ष के साथ साथ आप एक नागरिक हैं, कम से कम आप भी किसी घटना घटने के पहले अपने स्तर से सर इन सारी चीजों को देख के कंप्लेंट कर दे उचित जगह, ताकि रेक्टिफिकेशन हो सके। कवायद हुई है,
अब तो बच्चों में भी अवेयरनेस आ गया है। अगर कोई इंस्टीट्यूट इस तरीके से इंस्टीट्यूट चला रहा होगा तो बच्चे ही लिख देंगे संबंधित अधिकारियों को और मिनिस्टर को कि देखिए यहाँ ऐसा हो रहा है, जी जी जी, हमारी जान के साथ खिलवाड़ हो रहा है। लेकिन ये सबका कॉस्ट क्या है? 3 बच्चों की शहादत। ये तो अफसोसजनक बात है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। वो तो वापिस नहीं हो सकते। नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकते। उनके माता पिता के तो चिराग चले गए। और मैं दोषारोपण नहीं कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि अब जो हुआ तो हुआ, अब आगे ऐसी कवायद ना हो, इसके लिए हम सभी को मिलजुल कर इस पर सतर्क होना चाहिए और किसी भी नेता को, किसी ऐसे आदमी की पैरवी नहीं करनी चाहिए जिससे बच्चों के जान माल का खिलवाड़ हो रहा है। चलिए ठीक है, ये मेरा अनुरोध है सभी दल के नेताओं से, इंक्लूडिंग बीजेपी, कि इस तरीके की कोई पैरवी ना कीजिए कभी भी जहां बच्चों के जान माल के साथ खिलवाड़ हो रहा है। चलिए, घटना तो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण हुई सर, लेकिन कम से कम हमारा डिबेट करने का यही मकसद रहता है कि हम एक ऐसे रोड मैप के थ्रू ट्रैवल करें जिससे भविष्य में इस तरह की घटनाएं नहीं हुई। हम उम्मीद तो यही करेंगे कि सत्ता पक्ष जो एमसीडी में है वो अपना काम सुचारू रूप से करे, विपक्ष जहां आप हैं वो सत्ता पक्ष को कंट्रीब्यूट करे, उन्हें भी रास्ता दिखाए ताकि मिलकर हम एक बेहतर बच्चों का भविष्य बना सके। आप दोनों हमारे साथ जुड़े, हमसे बात किए और उम्मीद करते हैं कि इस डिबेट के जरिए कुछ संजीदा पहलुओं को जरूर हमने छुआ होगा और बगैर राजनीति के, बिना आरोप प्रत्यारोप पे हम इस निष्कर्ष पर पहुंचना चाहते हैं कि जो हो गया वो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण था। आगे बच्चों या किसी की जिंदगी के साथ ऐसा दोबारा ना हो। नमस्कार।